क्लासिकल म्यूजिक एक ऐसी विधा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एंटरिंग इनटू ए डार्क टनल विद द होप ऑफ सन रे समडे। बचपन में आपके सरोद के अलावा कोई और इंटरेस्ट थे? ये तबले का शौक हो गया था मुझे। हर संगीतकार को, सितार प्लेयर हो या सरोद प्लेयर, गाना सीखना बहुत जरूरी है। सितार में पर्दा है, फ्रेट्स है, हारमोनियम में पर्दे हैं। सरोद बेपर्दा साज है, अगर ध्यान से नहीं बजाएगा तो बजाने वाले को बेपर्दा कर देता है। आता है आपको गुस्सा? आता है। ये हमारे देश में आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग जो तबला बजाते थे वो गायक बन गए, क्योंकि हमारे म्यूजिक वर्ल्ड में भी पॉलिटिक्स होती है। अभी आई एडमायर, एवरीबॉडी एडमायर ब्यूटी। मेरी एक दफ़ा रेखा जब मुझे पहली बार मिली, रेखा फिर मैंने देखा, उसके बाद फिर वो घर भी आई हमारे, तो हमारी वाइफ को बड़ी चिंता हो गई कि क्या हो रहा है। वो भी अमजद खान, आप भी अमजद अली खान। किसी कंपनी ने कुछ गिफ्ट्स भेजे थे मुझे कहता है सर यू हैव डन ग्रेट जॉब इन शोले। क्या बात है। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो कोई ऐसा भी आदमी आ जाता है कि आर यू बिस्मिल्लाह खान, मैंने कहा नो आई एम जाकिर हुसैन। हमारी फील्ड में कई ऐसे म्यूजिशियन हैं जो कहते हैं नया राग नहीं हो सकता। ये तो क्रिएटिविटी है और सब कुछ ऊपर से ही आता है बन के, हम कुछ नहीं करते। स्वर ही ईश्वर है। स्वर ईश्वर है, संगीत जीवन है और संगीत रहित जीवन अपूर्ण है। और जब बात शास्त्रीय संगीत की हो रही हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस्ताद अमजद अली खान साहब का जिक्र ना हो। जी हाँ, ये अपने आप में संगीत का एक विद्यापीठ है, एक इंस्टीट्यूशन है और आज हमारी खुशकिस्मती है कि खान साहब हमारे साथ हैं और आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस चर्चा और इस गुफ्तगू में हमारे साथ राजीव जी भी हैं, एबीपी न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। और सर, ये गुफ्तगू आप आगे बढ़ाएं। खान साहब, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम खुशनसीब समझ रहे हैं खुद को कि हम नए स्टूडियो में आज हमारे हैं और इसका एक तरह से इनॉग्रेशन आपके जो आपने स्वरों की पूजा की उससे हुई है और सारे मतलब सुर आपके भरे हुए हैं इस माहौल में। खान साहब, जब भी किसी भी क्लासिकल सिंगर हो, प्लेयर हो, उसे हम जब देखते हैं, मतलब अभी आपको भी देख रहे हैं, तो एक ना ऑरा महसूस होता है। हमने पंडित जसराज को देखा है, पंडित भीमसेन जोशी को देखा है, कुमार गंधर्व जी को देखा है। तो ये जो ऑरा है ये मतलब कहाँ से आता है, कैसे आता है क्लासिकल जो परफॉर्मेंस देते हैं उनमें? देखिए, ये माँ सरस्वती की कृपा है और लोगों का प्यार है। आप जैसे लोग जो संगीत को प्रेम करते हैं, जो संगीतमय हैं, श्रोताओं का प्यार, लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत, यही हमारा बैंक बैलेंस है। स्वर ही ईश्वर है। और हमारे बुजुर्ग लोग, जितने भी महापुरुष लोग थे, वो यही कहते रहे, आत्मा ही परमात्मा है। अब आत्मा ही परमात्मा का जिक्र कम होता है और जिक्र ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी संगीतकार तो थे लेकिन वो फ़कीर आदमी थे। वो उनका यही शिक्षा थी कि भाई हर मज़हब की इज़्ज़त करो, एंड ऑल ऑफ अस हैव ए कॉमन गॉड। सारी दुनिया का एक रब है एंड वी आर द कॉमन रेस। तो हम भगवान से पूरी दुनिया की खैर हो जी। और क्योंकि हमारी ऑडियंस तो सारी दुनिया है जी, और आपको प्यार भी हर तरफ से मिला। मैं यही पढ़ रही थी कि आपको सब उस्ताद अमजद अली खान साहब तो कहते हैं, लेकिन आपको आपके चाहने वालों ने पंडित उस अमजद अली खान साहब भी कहा। पंडित भी कहा है, चिट्ठियाँ आती हैं जी। अब हम उनको करेक्ट नहीं करना चाहते। वो प्यार से जो लिखते हैं वो अक्सर आंखों पर है उनका प्यार। खान साहब, लेकिन जब आप छोटे थे तो क्या घर में कि ये आपको बजाना है, ये आपको करना है, ऐसा कोई बोलता था कि आप सुनते थे, देखते थे, आपको लगा कि नहीं मुझे ये बजाना है? देखिए, परिस्थिति हमारे घर की काफ़ी कमज़ोर थी, क्योंकि पिताजी एक अर्निंग मेंबर थे घर के, वृद्ध हो चुके थे काफ़ी, और हमारे
3 भाई थे, बड़े भाई थे, चाचा थे, मामा थे, सब थे, और घर में काफ़ी रिश्तेदार रहते थे और सबका खर्चा पिताजी उठाते थे। तो पिताजी हमारे काफ़ी ग्वालियर से बाहर रहते थे। आफ्ताब सरोद उनको कहा जाता था, जैसे फैयाज़ खां साहब को आफ्ताब मौसीकी कहा जाता था। लेकिन भगवान की कृपा से पिताजी कॉन्सर्ट्स बहुत करते थे, उसका उनको काफ़ी। तो घर का खर्चा, मतलब मैं फुटपाथ पे नहीं सोया, या मैं भूखा नहीं रहा, या मैंने गाड़ियाँ नहीं धोई, बॉम्बे की जो कहानी होती है वो सब नहीं हुआ। और फिर पिताजी के जितने भी फ्रेंड्स या डिसाइपल्स या फॉलोअर्स, जैसे आपने कहा, वो प्रेशर होता था मेरे ऊपर कि भाई अब तुमको ही करना है, क्योंकि हमारे म्यूज़िक वर्ल्ड में भी पॉलिटिक्स होती है। सो माई फादर सफ़र्ड ए लॉट, वो पॉलिटिक्स के शिकार हुए टिल द टाइम आई ग्रू अप। और फिर पिताजी के पास शागिर्द लोग बहुत आते थे। वो सिंपल आदमी थे। अब हमारी तालीम चल रही है, 10 लोग आ गए घर में, ग्वालियर के घर में, तो पिताजी उनको गाना सुनाने लगे। 1-1.5 घंटा हो गया, तब हमने पिताजी के कान में कहा, मैंने कहा हुजूर उनसे पूछ तो लीजिए किस लिए आए हो। लेकिन तो उनको लगता था जैसे सब उनका गाना बजाने सुनने आते हैं। तो पिताजी ने पूछा कि अरे भाई माफ़ करना, आप बताइए किस लिए आए। कहते मेरी बेटी की शादी है, कार्ड देने आए हो। इतने सिंपल लोग थे कि उनको लगता था सब उनका संगीत ही सुनने आते हैं। लेकिन जब वो पहली बार स्टेज पे गए, हाँ जी, और आप जब पहली बार स्टेज पे गए, आपको उस वक्त का, मतलब जब आप 12 साल के थे, उस वक्त का जो प्रेशर होगा, मन में डर होगा, वो याद है कुछ? नहीं, देखिए 6 साल वाला जो हुआ ग्वालियर में, विक्टोरिया कॉलेज था वो, और उसके बाद फिर ऐसा मुझे विश्वास नहीं हुआ कि शायद मैं 6 साल की उम्र में कुछ बजाता था। जो भी सीखता था, यानी हमारे घर में एक दरवेश किस्म के एक बाबा आते थे, बड़ी तेजस्वी उनका औरा, वो सैफरन कपड़े, पिताजी का सरोद सुनने आते थे। तो बचपन का मेरा नाम पहले कुछ और था, पहला मासूम था। हाँ जी। और फिर तो वो बाबा जो आए थे, तो पिताजी से कहने लगे क्या बच्चा, कहते ये अभी शुरू करा इसने। तो जो भी हम सीख रहे थे उनके सामने बजाया। तो बाबा ने कहा भाई तुम आज से अमजद हो, उनका दिया हुआ नाम है। तो वो 12 साल की जो आप उम्र का कह रहे हैं, वो एक कलकत्ते में एक फेस्टिवल होता है, सदारंग म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, उस ज़माने का बहुत बड़ा फेस्टिवल था। और मैं आज भी वो जनरल सेक्रेटरी जो बुलाते थे या करते थे, उनका नाम कालीदास सान्याल। तो पिताजी को बुलाया, मुझे भी बुला लिया। दैट वाज 12 ईयर्स ओल्ड। बहुत बड़ा पंडाल लगता था, 1000-2000 आदमी बैठते थे। तो उन्होंने सुबह के वक्त मुझे शेड्यूल करा, और उस ज़माने के मशहूर तबला वादक उस्ताद करामतुल्लाह खान मेरे साथ, और अब्बा के साथ पंडित शामता प्रसाद जी, रात का प्रोग्राम। अब हैरानी की बात यह हुई कि जो ब्रोशर था फेस्टिवल का, कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, वो ब्रोशर लेके हम घर आ गए। जब ब्रोशर खोला तो बड़े बड़े कलाकारों के बीच में मेरा फ़ोटो छापा हुआ। और फ़ोटो ही नहीं, फ़ोटो के नीचे लिखा है उस्ताद अमजद अली खान। तो ये प्यार और आशीर्वाद। अब्बा जी कैसे थे? मतलब अब्बा जी गुस्सा करते थे? नहीं, वो मतलब ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी कैसे थी? बड़े रहमदिल, विद इन हिज ओन रिसोर्सेज वो लोगों की मदद करते थे। और नौकरी दिलवाना है किसी को, ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ कर देते थे, बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा बजाता है। रहमदिल थे, लेकिन फाउल टेम्पर भी था उनका बहुत। यानी वहाँ पर ग्वालियर में एक स्कूल चलता है, म्यूज़िक स्कूल, माधव म्यूज़िक कॉलेज। तो पिताजी एक दफ़ा गए वहाँ, स्कूल में गए, फंक्शन हो रहा था।
तो फंक्शन में देखा कि जितने भी ऑफिसर्स थे वो सब कुर्सियों पे बैठे हैं और जितने भी ग्वालियर के कलाकार हैं वो ज़मीन पे बैठे हुए हैं। और गाना हो रहा है जिसका भी था। अब पिताजी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। कह रहे ये क्या है भाई, जिनकी वजह से स्कूल चल रहा है, जिनकी वजह से लोग सीख रहे हैं, आपने इनको नीचे बिठाया, सम्मान इनके लिए भी कुर्सी लाओ या सब नीचे उतरो। अच्छा, अब कौन कहेगा ये। अच्छा, फिर 57 में एक डेलीगेशन गया दिल्ली से, ये भारतीय कला केंद्र बना ही था, बनी जो आज कमानी हॉल है, यहीं पर भारतीय कला केंद्र, वहीं हम रहते थे, मंडी हाउस पे ही, वहीं से हम स्कूल जाते थे। बाद में ये बिल्डिंगें बनी, रविंद्र भवन और ये कमानी हॉल। तो 57 में हम लोग दिल्ली आए, पूरी फैमिली आ गई। पिताजी चाहते नहीं थे कि हम स्कूल जाएं। वो कहते थे एक जीवन में आप एक ही काम कर सकते हैं, या स्वर को समझ लो या किताब को समझ लो। वो उनकी पढ़ाई नहीं हुई थी, वो सिर्फ सिग्नेचर करते थे। अब सवाल यही है कि आप इतने विद्वान आदमी को अनएजुकेटेड कहोगे क्या? नहीं, लेकिन अगर आपने रियाज नहीं किया तो आपको डांटते थे कि पीटते भी थे? नहीं, वो उनका जो फाउल टेम्पर ये होता था, डांटते थे और उनका डांटना ऐसा था कि सरोद ही छूट जाता था हाथ से या वो खुद निकल जाते थे। हमारे बड़े भाइयों ने मार खाई है। अच्छा, आप बच गए। आप बच गए। छोटे थे इसलिए बच गए। मैं बच गया, छोटे थे, वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। जब दिल्ली आ गए तो लोगों ने प्रेशर करा के स्कूल जाना ज़रूरी है। तब आप 12 साल के थे? हाँ, वही उम्र, फिर 1958 की बात है। घर में तहजीब, तमीज़, अदब, प्रणाम करो और हाथ जोड़ो और अदब, और वहाँ तो गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, ये कॉन्ट्रास्ट बहुत था। तो एनीवे, मेरे देशवासियों ने मुझे स्कूल कंप्लीट ही नहीं करने दिया। 1963 में विदेश की यात्रा आ गई, अमेरिका जाने के लिए एक डेलीगेशन जा रहा था। आई वॉज स्टिल इन स्कूल और पिताजी फ्लाइंग से डरते थे, वो प्लेन में बैठे नहीं कभी। वो कहते हैं जिसको सुनना है हिंदुस्तान आ जाओ, हम नहीं आएंगे। तो ट्रेन सर्विस, तो वो 2 महीने के लिए हम एशिया सोसाइटी ने बुलाया था, पूरे अमेरिका का टूर हुआ, बजाया। एंड दैट वाज द टाइम द अमेरिकन ऑडियंस दे वर रियलाइजिंग अबाउट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। अमेरिका में कोई एक आदमी आया मेरे पास, कहता है कैन यू प्ले समथिंग विच इज़ नॉट ए रागा। अब ऐसा सवाल विदेश में ही आ सकता है। अब उसको कन्विंस करने के लिए मैंने बजाया, मतलब जो राग रूप ले रहा है वहीं से मैं टर्निंग ले रहा हूँ, मतलब मैं रूप बनने नहीं दे रहा। वो भी एक चैलेंज था कि कैन यू प्ले समथिंग विच इज़ नॉट ए रागा। आज दुनिया में लोग म्यूज़िक सुनते हैं और म्यूज़िक सुन रहे हैं, और हमारे देश में यंगर जनरेशन हर फील्ड में दे आर आउटस्टैंडिंग, दे आर वेरी टैलेंटेड। तो वो 63 के बाद जब हम लौटे तो फिर स्कूल गए नहीं। फिर बचपन में आपके सरोद के अलावा कोई और इंटरेस्ट थे सर? ये तबले का शौक़ हो गया था मुझे, तबला मैं ज़्यादा बजाने लगा था। और तो पिताजी घबरा गए कि भाई ये सरोद छोड़ ना दे कहीं, तो फिर कई महीने के लिए तबला छुपा दिया गया। क्योंकि हर संगीतकार को, वो सितार प्लेयर हो या सरोद प्लेयर, गाना सीखना बहुत ज़रूरी है। और पिताजी गाकर ही सिखाते थे। अब हमने किशोरी अमोनकर जी की माता जी मोगूबाई कुर्दीकर, उनका सम्मान करा हमने, हाफिज़ अली खान अवार्ड उनको दिया, किशोरी जी को भी दिया। तो वो एक तराना गाती थी, री रन री तारी तो ये
ये जयपुर घराने के लोग सावनी गाते हैं, सावनी नट है ये, तो तराना वो गाती थी। तो जो कुछ भी मैं बचपन से सुनता था मैं सरोद पे निकालता था उससे, चाहे वो फिल्मी गाने क्यों ना हो। तोम तोम तना ना देर ना धीरे धीरे तोम तोम तना ना देर ना धीरे धीरे दुम धीरे धीरे ताना देर ना तदानी ना धीरे धीरे दुम धीरे ताना देर ना तदान तोम ताना देर ना तोम ताना देर डारे 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 तोम तोम ताना देर ना। तो बचपन में स्कूल में टू एंटरटेन माई फ्रेंड्स फिल्मी गाने बजाते थे, डम डम डीगा डीगा, चौदहवीं का चांद हो, तेरी प्यारी प्यारी सूरत, ये सब गाने। और ये मुश्किल था क्योंकि सरोद में पर्दा नहीं है। सितार में पर्दा है, फ्रेट्स है, हारमोनियम में पर्दे हैं। और पुराने लोग कहते थे कि सरोद बेपर्दा साज है, अगर ध्यान से नहीं बजाएगा तो बजाने वाले को बेपर्दा कर देता है। ऐसी कहानी थी सरोद की। तो वो कुछ भी हम सुनते थे। अब वैष्णव जन तो राम धुन कितनी दफ़ा हमने बजाया सरोद के ऊपर। तो पहले के लोग सरोद प्लेयर्स वो अपना आलाप जोड़ झाले में 2-2.5 घंटे निकाल देते थे। रचना पे ध्यान नहीं था या इग्नोर करते थे रचना को। महान लोग थे सब। आज आपने जो सरोद पे जो कुछ भी सुना वो सब रचनाएं हैं, क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक में शुरुआत ग्रामर है, फिर लिटरेचर होता है हर फील्ड में, बाद में पोइट्री का भी लेवल होता है। तो हमारी फील्ड में ज़्यादातर लोग ग्रामर में उलझ जाते हैं या फिर लिटरेचर में। पोइट्री वाले, अब जैसे बिस्मिल्लाह खान साहब थे, उनका जो संगीत था वो पोइट्री लेवल का था, बड़े गुलाम अली खान साहब। तो यही है कि हम हमेशा कहते हैं हम दुनिया में आनंद देने आए या तकलीफ देने आए हैं। सही बात है। नहीं, लेकिन खान साहब अभी आपने कहा कि आप तबला अच्छा बजाते थे और अब्बा जी की इच्छा थी कि आप सरोद ही बजाए। आप जब आयान भाई, आमान भाई, उनके बारे में आपको ऐसा ही लगता था कि वो सरोद ही बजाए? हम ज़रूर चाहते थे कि आमान सरोद बजाए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको इंटरेस्ट कैसे पैदा करें उसका। जो बच्चा 24 घंटे हैंगर लेके गाड़ी चला रहा है, या माइकल जैक्सन का या जस्टिन बीबर और बीटीएस देख रहा है, तो उस ज़माने में बच्चों के पास कुछ अवेलेबल कैसेट्स नहीं थे, सब विदेशी आते थे। यही ओल्ड मैकडोनल्ड और क्या क्या वो सारे गाने थे, नर्सरी टाइम्स। हाँ, दा 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 डी डी दा 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 जिंगल बेल, ये सब चलता। ये तो चलते ही रहेगा। हमने भी सरोद पे कैरल्स एंड हिम्स बजाए हैं। एक कैसेट बनाया आपने कैसेट बनाई, ब्रेकिंग बैरियर कुछ ऐसा नाम, टाइम्स म्यूजिक ने निकाला। फिर हमने गुरबानी का एक कैसेट निकाला। तो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए गाने बनाए। नहीं, अब आप कह रहे थे कि आपने अमान भाई को किस तरह से इंटरेस्ट कैसे करना, इंटरेस्ट कैसे किया? तो वो बजा बजा के, रिखी राम जी थे दिल्ली में, विश्वन दास जी, रिखी राम जी, उन्होंने अमान को प्रेजेंट करा छोटा सरोद बना के। और फिर हम सरोद पे उसको एंटरटेन करने के लिए ओल्ड मैकडोनल्ड बजा रहे हैं, कहीं ये बजा रहे हैं। अब आपको हैरानी होगी, जब हम स्कूल में थे तो एक विदेशी गाना इतना पॉपुलर हो गया था, कम सितंबर, डा 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 डन डा डा डन डा 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 डन डा 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 डा। अब ये गाना इस कदर जैसे फिल्मी गाना होता है, ब्याह शादियों में बजता था, लोग इसके ऊपर डांस करते थे और हम भी सरोद पे बजाते थे इसको। वो लाराज थीम बड़ी पॉपुलर हो गई थी, वो भी हम बजाते थे।
तो ऐसे जो भी हम सुनते थे उसको हम बजाते थे। तो अमान को एंटरटेन करते थे हम कुछ ना कुछ बजा के, उसको शौक़ पैदा हुआ, वो हमारे चारों तरफ घूमने लगा। फिर हमने बच्चों के लिए स्पेशल कैसेट्स बनाए, HMV ने निकाले थे, आज भी है वो यूट्यूब में। आओ हम सब मिलकर नाचें और गाएं कि राम की सालगिरह है, सालगिरह हो तुमको मुबारक, हम सब की है दुआएं, आओ हम सब मिलकर। इसका तो लंबा है आगे काफ़ी, तो वो कैसेट्स है अभी भी। और उसको हम लोगों ने जब ये 5-6 साल के थे तो उस कैसेट्स में अमान ने भी गाया है, अयान ने भी गाया है। तो गाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा धीरे धीरे करके वो फिर सरगम सिखाई, फिर वो सुनने लगे, गाना बजाना सुनने लगे। और फिर जब ये कॉन्सर्ट बजाते थे तो हमें बाद में पूछते थे कैसा रहा, आपको कैसा लगा। तो हमने कभी तारीफ़ नहीं करी ना कभी बुराई करी। हमने कहा भाई रिकॉर्ड हो गया है, आप खुद सुन लो इसको, आप अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुनकर खुद सोचो कि कहाँ गलती हुई है या कहाँ अच्छा हुआ है, कहाँ बेसुरे हो गए हो। यू मस्ट, अपनी खबर होना चाहिए आपको। हिंदी में उर्दू में कहते हैं कि आदमी बदखबरा, जिसको अपनी खबर ना हो वो बड़ा ख़तरनाक इंसान है। पंडित रविशंकर जी एक फेस्टिवल करते थे बनारस में, तो मुझे भी बुलाया था। और मेरे साथ जो तबला बजा रहे थे, जब मैं ग्रीन रूम में पहुंचा तो वो काफ़ी आंखें लाल थी उनकी, उनको किसी ने पिला दिया था। अब मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, बहुत बड़े फेमस तबला वादक थे। अब मैं कह सकता था भाई मैं इनके साथ नहीं बजाऊंगा, ये इन्होंने अल्कोहल ले रखा है। वहाँ बड़े बड़े तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, जाकिर हुसैन, सभी घूम रहे थे। तो मैंने उनको बोला जब मैं ग्रीन रूम में गया, मैं पंडित जी आप थोड़ा हाथ मुंह धो के आइए अंदर से। तो हाथ मुंह धो के आए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा हो गया था। अब वो बनारस के ही थे और बचपन में मेरे साथ बहुत उन्होंने बजाया था, तो मैं उनको साथ लेके बैठ गया अल्लाह का नाम लेके। तो आलाप मैंने ज़्यादा लंबी करी ताकि उनकी उतर जाएगी बैठे बैठे। और धीरे धीरे जैसे उतर गई तो फिर कमाल तबला बजाया। तो बिस्मिल्लाह खान साहब ऑडियंस में बैठे हुए थे। एक आध महीने के बाद वो मुझे मिले कहीं, कहने भाई जब आप बजा रहे थे तो मेरे नमाज का वक्त हो गया था, लेकिन एक जगह आपने वो दोनों मध्यम को ऐसा लगाया कि मैं बैठे ही रह गया। फिर तो मौसीकी की ताकत यही है कि ये आपको भगवान से कनेक्ट करती है। हर मज़हब में आप देख लो साउंड है। आप भजन कीर्तन गाते हैं, कोई शब्द गा रहा है, कोई ऑर्गन बजा रहा है चर्च में, कोई ये कर रहा है, कोई अजान अब क्या क्या मेलोडी है। हिंदू मज़हब ने जो इज़्ज़त दी है मौसीकी को, वो और किसी मज़हब में मौसीकी को इतनी इज़्ज़त नहीं मिली। तो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया बाहर कुछ भी बात करे, लेकिन आप इस बात को झुटला नहीं सकते कि बिस्मिल्लाह खान को हिंदुस्तान ने बनाया। तो यानी भगवान ने हर कंट्री को एक मेलोडी प्रदान कर दी है। वो मेलोडी इंट्रोड्यूस करती है कि भाई ये मिडिल ईस्ट है, ये जापान है या चाइना है। चाइनीज़ म्यूज़िक को आप सुनो तो वो 5 सुर का होता है सारा। डन 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 डन। खान साहब आपने गाना क्यों छोड़ा? एक्चुअली देखिए हम तो अब सरोद के ज़रिए ही गाते हैं, लेकिन दोनों करना क्या मुश्किल है? साथ साथ करना। वही बात है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जादे। मुश्किल है। बात वही है कि भाई जीवन एक बात, एक ही चीज़ करो या गायक बन जाओ,
कि हमारे देश में आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग जो तबला बजाते थे वो गायक बन गए, जो सरंगी बजाते थे बड़े बड़े लोग वो गायक बन गए, क्योंकि दे वर नॉट ट्रीटेड वेल। एक तबले वाले को एक गायक ने डांट दिया, अरे तू मरी खाल का बजाने वाला है, बस चुप रह, तू बात मत कर। वो तो एक तरह की गाली है, उनको बेइज्जत कर दिया, तबले ही छोड़ दिया उसने। फिर वो पंडित जसराज बन गए फिर। बट एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी, आपने कहा गायक लोग बनते हैं, आज के दौर में देखा जाए सोशल मीडिया जब से आया है सर, लोग अब इंस्टा रील की जितनी ड्यूरेशन होती है उतने में आजकल सोशल मीडिया का जहाँ एक अच्छी बात है कि आपको एक मंच मिल गया है, एक प्रॉब्लम ये भी है कि हर कोई इंस्टेंट गायक भी बन रहे हैं लोग ओवरनाइट, बिना तालीम के। आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए वो इंडियन आइडल जो सोनी टीवी पे आता है, तो अभी मैंने एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की को सुना, स्नेहा शंकर, जिसके ग्रैंडफादर शंकर शंभू बहुत फेमस कव्वाल थे, कव्वाली करते थे। तो बड़ी गिफ्टेड लड़की है, जैसे हमारी श्रेया घोषाल है, बहुत ही सुरीली है, कौशिकी चक्रवर्ती है, बहुत ही सुरीली है। और ये तो खैर कौशिकी और श्रेया तो सीनियर है, ये अभी अभी लोगों ने इसको सुना है, इतने सुर में है ये स्नेहा शंकर। तो ये सोशल मीडिया हर चीज़ की पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ होती है, लेकिन सोशल मीडिया में जो तकलीफ़ दे बात यह है कि फ्रीडम स्पीच बहुत ज़्यादा है, जिसका जो मर जाए बोले जा रहा है, जिसका जो मर जाए कहे जा रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है। आज जब हम सुबह आपके घर से जब निकले तो मैंने ये देखा कि एक चींटी पैर के नीचे आ रही थी, तो आपने उसको उठा के बाहर रख दिया। तो इतना सेंसिटिव माइंड जिसका हो। नहीं, मैं नीचे देख के चलता हूँ। नहीं तो मैं तो ऐसा है कि और मैं घर के सब लोगों को बोलता हूँ कि भाई 2-4 मर्डर कर दिया आपने, तो ध्यान से चलो, उसको उठा के अलग रख दो। आज बारिशों में ये चींटे इतने ज़्यादा घूमते हैं, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, कोई पैर के। तो मेरी बचपन से आदत है, मैं नीचे देखकर चलता हूँ, और अगर चींटी भी दिख जाए तो उसको भी मैं अवॉइड करता हूँ। आज मैंने वो देखा कि आपने वो बाजू करवा दिया। तो इतना सेंसिटिव माइंड जिसका है, उसको तकलीफ देने वाली तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा किस बात की? देखिए, हमारे पिताजी का सबसे बड़ा मंत्र जो था, गुरु मंत्र, पिताजी को जब पद्म भूषण मिला, ये बात शायद मैंने पहले भी कही है, 1960 में, तो हमारे पास गाड़ी नहीं थी, किराए के घर में रहते थे। पिताजी मुझे साथ ले गए राष्ट्रपति भवन। जब प्रेसिडेंट भी पूछ रहा है, खान साहब क्या सेवा करूं, तकलीफ तो नहीं है, ऐसे मौके पे आदमी कहता है मुझे सरकारी घर दे दो या मुझे गाड़ी दे दो। यानी कि ऐसा भी सिचुएशन मेरी लाइफ में आया। एक हाउसिंग मिनिस्टर था दिल्ली में, मैंने देखा भी 2000 कलाकार दिल्ली में सरकारी घरों में रहते हैं, तो मैंने भी कहा कि भाई मुझे भी कोई जगह मिल जाए। तो उसका जवाब आया कि सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है कि कलाकार को कोई घर दिया जाए। एक मिस्टर पीसी सेठी एक ज़माने में हाउसिंग मिनिस्टर होते थे। तो उस वक़्त मुझे तकलीफ़ बहुत हुई, मैं सोचा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं और ये चिट्ठी को मैं दिखाऊं। तो पिताजी का कुछ ऐसा आदेश आया रात में कि बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, ऐसा ना हो कि उनके भी घर छिन जाए। जो 2000 आदमी रहते हैं, बहुत सारे म्यूजिशियन, वो तकलीफ़ में नहीं पड़ जाए। तो फिर कुछ नहीं करा हमने। तो सवाल ये है कि पिताजी कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद से कि आप दरबारी की प्योरिटी बचाइए। आई वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड कि भाई क्या कह रहे हैं, क्या खान साहब मैं समझा नहीं। मियाँ तानसेन ने बनाई थी, आजकल लोग इसमें लिबर्टी ले रहे हैं। आप प्रेसिडेंट हो, आपकी ड्यूटी है बचाना।
अब वो ही वॉज होपिंग एज इफ नेक्स्ट डे विल पास ए रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट कि सब ऐसी गाना ऐसी बजा। सिंपल आदमी, फ़कीर आदमी, अच्छा मैं ये ज़रूर कर दूंगा, और बताइए क्या सेवा करूं? कहते हमारे नमाज का वक्त हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। जी। ही वॉज अनअवेयर दैट यू कैन लीव बिफोर द प्रेजिडेंट। जी। वो चल पड़े वहाँ से, और कोई सिक्योरिटी वाले ने उनको रोका नहीं। और घर आके हमारी माता जी से पद्म भूषण की बात नहीं कर रहे। आज राजेंद्र बाबू ने वायदा करा है कि दरबारी की प्योरिटी बची रहे। टोटली कमिटेड, डेडिकेटेड टू द प्योरिटी ऑफ म्यूजिक एंड टोटल सरेंडरनेस टू गॉड। कल सब अच्छा होगा, कल की प्लानिंग कुछ नहीं करी। कुछ नहीं। बट आप भी इस चीज़ पे विश्वास रखते हैं कि कल सब ठीक होगा? काफ़ी हद तक। लेकिन आपको परेशान सबसे क्या, कौन सी बात करती है? सबसे ज़्यादा तकलीफ किस बात से होती है? नहीं, कोई बदतमीजी करता है तो पुराने लोग तो दूसरा इलाज करते थे लेकिन हमारे अंदर बर्दाश्त बहुत है, और हमारे पिताजी यही कहते थे कि बर्दाश्त और सब्र यही इबादत है। कि हमारा दिल चाह रहा है कि हम इसको। लेकिन आपको देख के कभी लगता नहीं है कि आपको गुस्सा भी आता है? नहीं, गुस्सा देखिए आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर है। डिग्रीज का फर्क है सिर्फ। आता है आपको गुस्सा? आता है, और कई दफ़ा लगता है कि मैं किसी को कहूँ कि भाई चले जाओ, हाँ चले जाओ उठ के। लेकिन बर्दाश्त वही इबादत है, वही पूजा है। जी। क्योंकि आदमी 3-3 घंटे पूजा पाठ में लगाता है, फिर दूसरे को मार रहा है, गालियाँ दे रहा है, चिल्ला रहा है। तो बर्दाश्त, सब्र अगर है तो शायद आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और आप सहृदय हैं, क्योंकि एक जगह अभी जब अयान से और बच्चों से बात हो रही थी तो अयान कहते हैं कि उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि जब अबीर और जुहान आपके साथ रियाज करने आते हैं तो क्योंकि वो दादा के रूप में आपको देखते हैं, तो कभी कोई कंधे पे चढ़ा होता है, तो वो जो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, एक संजीदगी होनी चाहिए क्लास की। नहीं, वो अयान, बहुत सारी क्रेडिट अयान को जाती है, बच्चों को जो तैयार करा है। आप कैसे गुरु थे? मतलब खास करके अयान और अमान के बारे में, आप जैसे आपके अब्बा जी थे वैसे ही थे कि आप में कोई चेंज आया? देखिए, सिखाने का वो जो सेशन होता है उसमें मैंने भी गुस्सा करा है, कभी उनको निकाल दिया, या मैंने वो हुआ, क्योंकि वो तालीम का जो सेशन होता है और जो एक गुरु का एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अगर वो डिलीवर नहीं कर रहा है ठीक से तो तकलीफ होती है। आप मतलब गाते तो भी लीजेंड ही बन जाते, तबला बजाते तो भी ऐसे ही हो जाता? ऐसा कुछ नहीं। आप फिल्मों में काम भी करते तो भी मतलब सुपरस्टार बन जाते। आपको किसी ने रोल कैसे नहीं दिया? मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, आपको किसी ने हीरो कैसे नहीं देखिए, किया? आई एम ग्रेटफुल टू गुलजार साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, और भीमसेन जोशी जी पे भी बनाई, एक मेरे ऊपर भी बनाई। बल्कि मैं अभी रिसेंटली अयोध्या के एक प्रिंस हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने कहा, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? कैसा, मैंने अभी गुलजार साहब पे एक किताब लिखी है, और मैंने उनसे पूछा कि क्या गुलजार साहब आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश क्या है, क्या करना चाहते हैं? तो गुलजार साहब ने कहा कि मैं अमजद अली खान को हीरो नहीं बना पाया मतलब बात सही है कि आपको कभी कोई आकर्षण नहीं था? हाँ, नहीं, और आपको ऑफर नहीं आया? नहीं, देखिए, मतलब बॉम्बे में जो गया वो हीरो ही बनने गया था, कोई कॉमेडियन बन गया या कोई विलन बन गया, या म्यूजिक। मदन मोहन जी इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, 12 फिल्मों में हीरो बने और 12 फिल्में फ्लॉप हुई। ये आर्टिकल उनके बेटे ने लिखा है। आनंद बख्शी जी के साथ मेरी मुलाकात हुई, एक एल्बम हम कर रहे थे उनके साथ, उन्होंने भी कहा मैं हीरो बनने आया था यहाँ पर। तो अच्छा, हीरो के अलावा जो लोग ऑर्केस्ट्रा में बजाते थे, पंडित राम नारायण जी, चौरसिया जी, शिव जी, सुल्तान खान साहब, रईस खान, इस कदर पैसा कमाया इन लोगों ने, बहुत पैसा कमाया।
हाँ, उन्होंने मतलब चौरसिया साहब ने और शिवजी। मतलब शिवजी ने म्यूजिक भी फिल्मों का किया। वो तो बहुत बाद में, पहले तो टेक ही बजाते थे। लेकिन आपको कभी इस तरह का ऑफर या आपकी इच्छा नहीं हुई कि फिल्मों का म्यूजिक करे? नहीं, भगवान का हुक्म नहीं था, वो मेरे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि बॉम्बे की लाइफस्टाइल अलग है और मुझे एज ए क्लासिकल म्यूजिशियन ही बुलाया गया और बजाया गया। सभी आते थे, नौशाद साहब आते थे, मदन मोहन जी बैठते थे और डायरेक्टर लोग भी आते थे, लेकिन मेरा अट्रैक्शन मेरे गुरु थे, पिता थे, कि मैं उनके इर्द गिर्द रहना चाहता था। ही पास्ड अवे इन 1972, ही वॉज 95। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई ये क्लासिकल म्यूज़िक एक ऐसी विधा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एंटरिंग इनटू ए डार्क टनल विद द होप ऑफ सन रे समडे। रोशनी की तलाश में हज़ारों लोग, एक कारवां चला जा रहा है। अब रोशनी दो चार लोगों को नज़र आ जाती है। लेकिन खान साहब, ऐसा होता है ना कि हम जैसे लोगों को जब मूड ख़राब हो, डिप्रेशन आ जाए, तो अगर आपको सुने तो वो ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। आप क्या करते हैं? हमें सन्नाटा बहुत पसंद है, साइलेंस, संगीत नहीं, सन्नाटा। सन्नाटा। तो उस सन्नाटे में हमें संगीत सुनाई देता है, कुछ राग रागनी हमारी तबीयत ठीक कर देते हैं। और वैसे इस डिफ़िकल्ट पीरियड में कहीं ना कहीं आपने बार बार शुभलक्ष्मी जी का जिक्र किया, अपनी वाइफ का जिक्र किया। मुझे लगा वो आपकी एक हमसफ़र बनकर, आपकी स्ट्रेंथ बनकर आगे बढ़ी। मेरे परिवार की वजह से, अमान यान की वजह से, वाइफ की वजह से मैं अभी तक बजा रहा हूँ। जी बिल्कुल। अगर घर वालों का साथ ना हो तो आई एम ए रिटायर्ड म्यूजिशियन। अच्छा, आप अब बात कर ही रहे हैं सुबलक्ष्मी जी की, आप दोनों का जो जोड़ी है बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुलाकात कैसे हुई? और अब तो 48 वर्ष होने जा रहे हैं आपकी शादी को, और आज की डेट में मुझे लगता है कि हम सबको आपसे टिप्स लेने चाहिए। नहीं, कुछ नहीं, वो बस बर्दाश्त और सब। एक आदमी ज़्यादा बोलता है, एक कम बोलता है बस। तो आप दोनों में से कौन ज़्यादा बोलता है, कौन कम बोलता है? बात यही है कि इनका परफॉर्मेंस देखा था मैंने कलकत्ते में। देयर वाज ए फेस्टिवल, कला संगम। वो ऐसा टाइम था, मेंटली आई वाज डिस्टर्ब, और मैं बहुत शुरू से बहुत जल्दी लाइफ में सेटल होना चाहता था। कि मैं पैदा हुआ तब मेरे पिताजी बहुत बुजुर्ग थे, तो मैं इस जल्दी में था कि भाई जल्दी इन माई लाइफ टाइम आई शुड सी चिल्ड्रन। तो वैसा स्ट्रगलिंग टाइम था, और इनका डांस देखा कलकत्ते में, और ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरे लिए भेजा, ऐसा लगा। और मुलाकात हुई, परिवार के लोगों से मुलाकात हुई, और उसी दौरान मैं बेंगलोर गया हुआ था, और वहाँ एक पुलिस कमिश्नर थे मिस्टर निज़ामुद्दीन, वो मुझे साईं बाबा के पास ले गए। सत्य साईं बाबा। सत्य साईं बाबा। बाई रोड गए तो बाबा बहुत प्यार से मिले। उनको संगीत का शौक़ था, खुद भी बड़े गले से सुरीले थे, और जो कुछ भी मेरे दिमाग में था, वो कहते हैं दैट एसमीज गर्ल इज़ गुड। तो उनका एक मैसेज, एक आशीर्वाद था वो। अदरवाइज आई वॉज। लेकिन एक वो असमी गर्ल तो आपके मन में एक ही आई? नहीं, दूसरा उसमें और कोई दूसरी? नहीं, दूसरी तीसरी जो भी है, लेकिन घर में किसको लाऊं? आज अमान हमारे, उसकी भी वही प्रॉब्लम है कि वो ही हैज़ लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स बट ही वांट्स टू सेटल डाउन ऑल्सो। लेकिन खुदा करे उसको कोई जेन्युइन जीवन साथी मिले। आई एम वेरी हैप्पी विद अयांस वाइफ नीमा शर्मा, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम आर्टिस्ट फैमिली ऑल्सो। और तो ये है कि एक ऐसे बाबा थे साउथ में, वो तपस्या से ये सिद्ध कर रहे थे कि कौन से राग से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है।
देखिए, अपीलिंग म्यूजिक सुन के प्लांट्स ग्रो फास्टर, अपीलिंग म्यूजिक सुन के पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं। आज मेडिकल वर्ल्ड इज ऑल्सो यूजिंग म्यूजिक थेरेपी। अपीलिंग म्यूजिक सुन के कैटल्स भी दूध ज़्यादा दे रहा है। तो कुछ इफेक्ट तो है ना इसमें, कि मियाँ तानसेन ने गाया, बारिश हो गई, दीप जल गए, एक ग्राहक गाए तो दीप जल गए। तो वो कुछ कशिश होती है, कुछ कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वो कुछ राग नोइंगली अनोइंगली हम अपने रियाज में गाते बजाते हैं या सोचते हैं। हमारी फील्ड में कई ऐसे म्यूजिशियन हैं जो कहते हैं नया राग नहीं हो सकता। ये तो क्रिएटिविटी है। और आपने कई रागों की रचना भी की। 30-40 तो है। रविशंकर जी ने भी बनाए, कुमार गंधर्व जी ने बहुत कुछ बनाए, और भीमसेन जी तो इतने इनोसेंट थे। मुझे खुद कहा उन्होंने, कहते मैंने आपका एक राग मैंने श्याम श्री बनाया था, कहते मैंने आपका श्याम श्री सुन के फिर मैंने मारवा श्री बनाया। तो बहुत प्यार करते थे वो। तो देखिए, मुझे कहने में थोड़ा आई फील एम्बैरेस्ड कि मैंने बनाया। मैं राग बनाता नहीं हूँ, एक आत्मा आके खड़ी हो जाती है। क्या आप मुझे पहचानते हैं क्या कि नहीं? तो आप मुझे अपनाते हैं या मैं जाऊं? तब हम उसको अपना लेते हैं, तो फिर एक नाम दे देते हैं। तो आई डिस्कवर, और सब कुछ ऊपर से ही आता है बन के, हम कुछ नहीं करते। नहीं, लेकिन ये राग नया राग का निर्माण होना और कोई फिल्म का म्यूज़िक डायरेक्टर एक गाने के लिए ट्यून बनाना, तो उसमें मतलब आसान शब्दों में क्या फ़र्क है? देखिए, अब हमने एल्बम बनाई, गुलजार साहब ने लिखा, हमने करीब इन माई लाइफ आई हैव कंपोज अबाउट 40 गज़ल्स। बॉम्बे में क्या होता है कि पहले ट्यून बना लेते हैं और वो लिखते हैं, वो भेज देते हैं लिरिसिस्ट के पास, फिर वो लिखता है उसके ऊपर। लेकिन एक नई रचना, पोइट्री को कंपोज करना ज़्यादा मुश्किल होता है। एक ट्यून दिमाग में आई, डा 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 रा डा रा डा डा रा डा रा डा रा डा रा डा डा रा डा रा डा डा रा डा रा डा रा डा रा। तो एक ट्यून आई दिमाग में। जब हम एज ए कंपोज़र, आई डोंट कंपोज इन रागा, आई फील फ्री। अब वो अपने आप ही किसी राग में शेप ले लिए। अब जैसे मदन मोहन जी का गाना है, वो राग आनंदी बन गया। तू जहाँ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा, डा 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 रा डा रा डा डा रा डा रा डा रा डा 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 रा डा रा। तो ये बड़ा खूबसूरत राग है आनंदी। तो आनंदी में शेप ले लिया। अब दिले नादा तुझे हुआ क्या है, एक बड़ी पुरानी गज़ल है। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, कुछ ऐसा पुराना था ये। अब जब मैंने इस गज़ल को मुझे भी कंपोज करना पड़ा, तो एक प्लेबैक सिंगर थी, अब पता नहीं कहाँ है वो, शुभा जोशी नाम था। बहुत अच्छा गाई थी वो। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादा। अब ये पूरी गज़ल ने दरबारी का चोला पहन लिया। डा रे डा डा रे डा रे डा डा रे या इलाही ये माजरा, ऐसे करके अस्थाई अंतरा पूरा चला। तो व्हेन आई एज ए कंपोज़र, मैं आई डोंट डिपेंड ऑन राग। मैं
वो लिटरेचर क्या मांगता है मैं उसको ढूंढता हूँ और उस हिसाब से फिर अब जो ये मैं आपको बता रहा था शुरू में डा 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 डा। तो ये गज़ल हमारे दिल्ली में एक मदन गोपाल जी हैं सूफी सिंगर, उन्होंने लिखा इसके ऊपर बोलो जी बोलो अखियाँ तो खोलो, बोलो जी बोलो अखियाँ तो खोलो, घूंघटा तोड़ उड़ जाए, बोलो जी बोलो। तो हर म्यूजिशियन में कंपोज़र होता है। अब स्कॉटिश चैम्बर ऑर्केस्ट्रा ने मुझे लिखा कि आप हमारी ऑर्केस्ट्रा के लिए कुछ बनाइए। अब वो अपने आप में पहला ऑफर था। अब वहाँ का जो संगीत है, सिम्फनी जब बनती है तो 3 आदमी का रोल होता है उसमें, कंपोज़र, कंडक्टर एंड परफॉर्मर। आई सल्यूट टू दैट सिस्टम कि पढ़कर बजा रहे हो, हम नहीं कर सकते हो। पढ़कर बजाना कोई अलग ही सिस्टम है वो। तो वो लेकिन हम एज ए म्यूजिशियन, क्लासिकल म्यूजिशियन, वी आर 3 in 1। जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हम ही कंपोज़र हैं, हम ही कंडक्टर हैं, हम ही परफॉर्मर। शायद मैं गलत कह रहा हूँ, somebody is conducting us। लेकिन खान साहब, हमारी जो विरासत है संगीत का, जो परंपरा है इतनी बड़ी है, हमारे यहाँ ये ऑर्केस्ट्रा का कल्चर क्यों मतलब नहीं आया, क्यों नहीं यहाँ पे? वो हमारी ईगो प्रॉब्लम है। वी आर वेरी बैड टू डिलीवर कलेक्टिवली। हम सोलो बजाते हैं सारे, क्योंकि 150 म्यूजिशियन ऑर्केस्ट्रा के खड़े हो जाते हैं जब कंडक्टर आता है। ऑर्केस्ट्रा में काम करना सबके बस की बात नहीं है। अब जाके हमारे ए आर रहमान, इज ए ग्रेट जीनियस है, वो बहुत ही खुदा का करम उस पर। उन्होंने चेन्नई में इंस्टीट्यूशन और बहुत अच्छा ट्रिनिटी कॉलेज का उनका तजुर्बा है, वो ऑर्केस्ट्रा का अच्छा काम कर रहे हैं। खान साहब, एक ना हम म्यूज़िक की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि संगीत में कोई भेदभाव नहीं है, इक्वालिटी पे विश्वास रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई कलाकार अगर मुस्लिम है तो उसको उस्ताद कहेंगे, हिंदू है तो पंडित कहेंगे, ये भी ठीक है। हाँ जी। लेकिन केसरबाई केरकर कितनी भी बड़ी गायिका हो, उसको हम पंडिता नहीं कहेंगे, धोंडुताई कुलकर्णी को नहीं कहेंगे, रुक्मिणी आरेंडल हो, मतलब इतने बड़े बड़े महिला कलाकार जो है उसमें से किसी को भी, बेगम अख्तर को हम उस्ताद नहीं कहेंगे। तो ये जो महिलाओं के प्रति एक तरह की अनास्था है संगीत की दुनिया में, इसको आप कैसे देखते हैं? इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आजकल तो एक अल्फाज लेडीज़ के लिए आ गया है ना, विदुषी। विदुषी जी। तो यही टॉपिक पे हमारे देश की कुछ महिलाओं ने झगड़ा करा, एक जंग लड़ी और विदुषी क्रिएट कर दिया गया जी कि भाई अब उनको पंडित कहते हो तो ये विदुषी ये विदुषी है। देखिए, विदुषी लगाओ या डबल उस्ताद लगा लो या ट्रिपल पंडित लगा लो, कुछ नहीं होता। या दुनिया का बड़ा सा बड़ा अवार्ड दे दो, अगर आपके पास ऑडियंस नहीं आती है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि अगर हमारा सोल्ड आउट कॉन्सर्ट हो गया है। विदेशों में हमको जब लोग आके कहते हैं कि जी कॉन्सर्ट सोल्ड आउट हो गया है, दैट्स अ ग्रेटेस्ट अवार्ड और बड़ा भारी सेटिस्फेक्शन होता है वो। एनीथिंग विच इज़ फ्री
जी। हैज़ नो फ्यूचर। और ज़्यादातर क्लासिकल परफॉर्मेंसेस, फिर चाहे वो नृत्य की हो, संगीत की हो, हमारे देश में फ्री ही होती हैं। फ्री टिकट होते हैं। पे कोई जाकर देखना नहीं चाहता। इसके पीछे वजह क्या कहेंगे? इसके पीछे ये वजह है कि ऐसे ऑर्गेनाइजर्स सरकार के पास जाते हैं कि हम प्रमोट कर रहे हैं म्यूज़िक को। अरे भाई, ये कोका कोला तो है नहीं, ये कोलगेट टूथपेस्ट नहीं है, आप प्रमोट कर रहे हैं इसको। ये प्रमोट नहीं होता है, इट ग्रोज ऑन यू। आप कह रहे हो आप स्टूडेंट्स में म्यूज़िक प्रमोट कर रहे हैं, आप तो उनका दिल खराब कर रहे हैं भाई। आप ऐसे सीरियस गवैये को ले जाके स्कूल में बिठा दोगे, बच्चे तो डर जाएंगे ना। उसको मौका मिला बजाने का, वो 2 घंटे तक आलाप करेगा बैठ के। मेरे दो मतलब इस क्षेत्र से जुड़े हुए 2 मित्र हैं जिनसे मैंने बात की थी और मैंने कहा था कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। तो उसमें से एक है कलापिनी कोमकली, जो पंडित कुमार गंधर्व की बेटी, आप जानते हैं। तो उन्होंने ये मैं जैसे लिखा है मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि उस्ताद अमजद अली खां साहब से मेरा प्रश्न गुस्ताखी माफ़ी के साथ, परंपरागत राग और उनकी तालीम के साथ नवाचार को, नए विचारों को, नया कुछ बुनने के संदर्भ में आप विद्यार्थियों को, नवोदित कलाकारों को क्या मार्गदर्शन देना पसंद करेंगे? आज जिस तरह से पुरानी खूबसूरत बंदिशों को, भजनों को नए कलेवर में बहुतेरे वाद्यों के उपयोग के साथ कुछ नया करने के नाम पर प्रस्तुत किया जाता है, इस संदर्भ में उनका ये सवाल है। देखिए, हर सीखने वाले को पहले तो स्वर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ हर स्कूल में सिर्फ सरगम गवाओ बच्चों से पहले। ये 7 स्वर जो है, सारे गामा पाधा नी, ये हमारे दिमाग के सेंसिटिव सेल्स के साथ कनेक्टेड है। सा रे गा मा, ये पूरी असेंबली 7 सुरों को गाए। और स्कूलों के जितने भी प्रिंसिपल हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, असेंबली में सरगम गवाओ बच्चों को पहले। हर स्कूल में म्यूजिक टीचर है जी। वो भी परेशान है बेचारा, उसको भाषा सिखानी पड़ती। तो स्वर को पहचानना, डा 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 डा। अब जो स्टूडेंट है उसको पहचानना है गा रे गा मा पा गा मा गा। ये तालीम हुई हमारे यहाँ की। तो हर माँ बाप कोई ट्रेंड टीचर नहीं है जी। मैं भी नहीं था जी। बट आई थॉट दैट इज द वे टू मेक देम अंडरस्टैंड स्वर क्या है। जी। अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो कलकत्ता के बहुत ही प्रतिभावान जो 2 कलाकार है, युवा कलाकार सौरेंद्र मलिक और सौम्यजीत दास। तो उन्होंने पूछा है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग द सीनियर मोस्ट उस्ताद ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक टुडे, you have collaborated globally with Westerners, youth, contemporaries, different genres. How important is collaboration in today's modern perspective of music? And is there any dream collaboration you still want to explore? देखिए, सौरेंद्र, सौम्यजीत, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड आउटस्टैंडिंग म्यूजिशियंस। और ये पहले म्यूजिशियंस हैं जिन्होंने मुझसे फिल्मी गाना गवाया। देखा है हमने। आज तक मैं कभी स्टेज पर कोई फिल्मी गाना गाया नहीं। 2 लाइन गाए आप। वो कहते हैं हम वर्ल्ड म्यूज़िक के लिए आ रहे हैं, आप कुछ बजा दीजिए। तो भैरवी बजा दी हमने। उसके बाद कहने लगे हम मोहम्मद रफ़ी जी का 100 ईयर्स मना रहे हैं, तो एक लाइन आप ये गा दीजिए। मैंने क्या गा दीजिए? कहता ये आज अभी ना जाओ छोड़कर। कि दिल अभी तो भरा नहीं। मैंने कहा आप गा के सुनाइए मुझे। तो उन लोगों ने सुनाया, तो मैंने उसको उसी वक्त गा दिया। तो सबसे बड़ा आनंद तो इनके साथ काम करने में आया, और वो गाना लोगों को पसंद आया। तो कोलैबोरेशन, देखिए फ्यूजन तो एक बड़ा
अब्यूज्ड वर्ड हो गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्यूजन हुए हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया उससे। तो कोलैबोरेशन जो है, हमने जो वॉल्श के साथ कोलैबोरेट करा, जो एक ज़माने में वो ईगल्स थे, और वो बीटल्स के साथ जो ड्रमर थे, उनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन हुआ। तो विदेशी लोगों के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज दे आर वेरी डिसिप्लिन पीपल, टाइम की पाबंदगी, कमिटेड टू देयर कला। और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं विदेशों में, और कोलैबोरेशन हो रहा है। और बट आई एम वेरी प्राउड द वे सौम्यजीत एंड सोरेंदुर, they are all the time busy presenting something different, something new. So अब उनका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा, आई एम वेटिंग फॉर दैट। खान साहब, जब आप छोटे थे आपको फिल्में वगैरह देखना तो अलाउड ही नहीं था? भाई साहब, घर में रेडियो ही नहीं था। आपने रेडियो की बात की खान साहब की, बचपन में था नहीं, लेकिन अब तो टीवी भी है घर में, रेडियो भी है। आज के ज़माने में अगर मैं पूछूं कि आपकी कोई फेवरेट अभिनेत्री है जो टेलीविज़न पर या बड़े पर्दे पर आपने देखी हो आज के ज़माने की? देखिए, आज के ज़माने में तो हम लोग सब रेखा जी को देखे हैं, और पहले ज़माने में मधुबाला थी जी, और नरगिस थी, वैजंती माला थी, और पद्मिनी भी बहुत, उनका भी कमाल था। लेकिन माधुरी दीक्षित जो एक ऐसा खुदा ने ग्रेस और एक ऐसी एक्ट्रेस, और दुनिया का प्यार मिला जी, और एक दो बार मुझे मिलने का भी मौका मिला। तो जो ग्रेस भगवान ने उसके अंदर दिया है एज ए डांसर जी, और वो ही कर सकती, दूसरी नहीं कर सकता। जो कलाकार होते हैं ना, और मतलब आपके जैसा हैंडसम तो मतलब फैंस की तो कोई कमी नहीं है। तो आपको तो फैन फॉलोइंग और फीमेल फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा होगा। आप कैसे बच निकले? देखिए, सब फॉलोइंग म्यूज़िक की है, मेरी नहीं है। जिसको संगीत से प्यार है वो मेरे तक आता है जी, और खुदा का शुक्र है कि जब भी मैं खूबसूरत लोगों को देखता हूँ तो भगवान से शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने ऐसे ऐसे खूबसूरत लोग पैदा करे हैं। लेकिन मैं हर जगह बैठना शुरू कर दूँ तो मैं अपनी मंजिल से बहुत दूर पहुँच जाऊँगा। आई एडमायर, एवरीबॉडी एडमायर ब्यूटी जी। और अब बताइए, लेकिन ऐसा कभी बहुत ही खतरनाक वाला कोई फैन मिला है? फैन मिला कि नहीं, एक दफ़ा रेखा जब मुझे पहली बार मिली तो वो बेंगलोर में एक अशोका होटल होता था, तो लॉबी में वो लोग, शायद राजेश खन्ना, वो लोग कुछ शूटिंग वूटिंग के लिए आए होंगे। तो एक ग्रुप जो लोग आए ऑटोग्राफ के लिए, तो मैं नाम पूछ रहा हूँ, आपका नाम क्या है? आपका नाम है, आपका नाम है रेखा। रेखा फिर मैंने देखा तो बिल्कुल ही ऑर्डिनरी कपड़ों में, नो मेकअप, नथिंग, तो मैं पहचाना नहीं। और वो फिर कॉन्सर्ट भी अटेंड करा उन्होंने। आई वॉज परफॉर्मिंग फॉर कोई फॉरेनर साइंटिस्ट आए हुए थे। उसके बाद फिर वो घर भी आई हमारे। आयान साहब पैदा होने वाले थे, तो हमारी वाइफ को बड़ी चिंता हो गई कि क्या हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट। लेकिन सुब्बालक्ष्मी जी को, मतलब मैडम को, एक ही बार ऐसी चिंता हुई कि कई बार हुई? अब ये तो आप उनसे पूछिएगा। वैसे खान साहब, आपने आज के ज़माने में दीपिका पादुकोण और ये सब अभिनेत्रियां देखी, क्योंकि ये आज की नहीं, बहुत अच्छा है उनका काम देखा है। दीपिका पादुकोण की फिल्में देखी है, काजोल की फिल्में देखी है। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर जिनके नाम हम नहीं जानते हैं जी, जैसे हमारे त्रिपाठी जी, पंकज त्रिपाठी, कमाल के देखते 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 अचानक उनका एक अपना
स्टाइल बन गया अपना उनका एक। आई एडमायर हिज वर्क। नवाजुद्दीन, खान साहब वो भी अमजद खान, आप भी अमजद अली खान, तो उस वक्त मतलब कुछ मन में कंपैरिजन, मतलब क्या क्या मतलब कितनी बार देखी आपने नहीं वो नहीं, वो ऐसा हुआ, वो दौर ऐसा था जब अमजद खान पॉपुलर हो गए कि किसी ब्रिटानिया कंपनी या किसी कंपनी ने कुछ गिफ्ट्स भेजे थे मुझे, तो मैं होटल में था कोलाबा में, तो वो आदमी आया मुझे वो गिफ्ट देने के लिए और मुझे कहता है, सर यू हैव डन ग्रेट जॉब इन शोले। क्या बात है। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो कोई ऐसा भी आदमी आ जाता है कि आर यू बिस्मिल्लाह खान, मैंने कहा नो आई एम जाकिर हुसैन। इस किस्म के भी बातें होती है। पुराने लोग जॉनी वॉकर, महमूद और किशोर कुमार का वो पड़ोसन, जी क्या फिल्म बनी है। कितनी बार देखी है आपने? कई बार, और अभी भी अगर मौका मिले तो देखेंगे उसको। यानी सबका आउटस्टैंडिंग रोल तो महमूद और किशोर कुमार। लेकिन आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है जो आपने सबसे ज़्यादा बार देखी है? गुरुदत्त जी की भी फिल्में मुझे अच्छी लगती थी, हालांकि डिप्रेसिंग थी वो, प्यासा और जो भी उन्होंने बनाई है। अभी कोई विनोद खन्ना की फिल्म कल परसों गरम खून या खून पसीना, अभी कल काला पत्थर अमिताभ जी का कोई फिल्म, कितना सफोकेटिंग रोल है वो, खान के अंदर जाना, कोई मर गया है तो अमिताभ जी जा रहे हैं उसको उठाने। तो ये एंटरटेनिंग फिल्म्स जिसको मसाला फिल्म कही जाती है। लेकिन आप कितने इमोशनली कितने इन्वॉल्व होते हो इन फिल्मों में? लेकिन मुझे वो शाम बेनीगल की पुरानी फिल्म है जो शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, अमेजिंग एक्टर। आखिरी सवाल मुझे जो पूछना था कि आपके ज़िंदगी पे जो आपके पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो दो महिलाओं का था, एक आपकी अम्मी जी और दूसरी आपकी धर्मपत्नी, तो मतलब आपने आपके पिताजी के बारे में तो बहुत मतलब बातें की है, लेकिन आपके अम्मी जी के बारे में हमने बहुत कम सुना है। तो उनका आपके पर्सनालिटी पे क्या प्रभाव है, उन्होंने क्या दिया आपको? भरपूर प्यार, आशीर्वाद, और उनको ये भरोसा था कि जिसकी भी वो मदद करना चाहती थी, जिसको भी जो देती थी, हम उसमें रोक टोक कभी नहीं करी। लेकिन वो भी म्यूजिकल फैमिली से थी? उनके पिताजी भी सरोद बजाते थे। अच्छा। हमारे नाना शौकिया, वो जमींदार थे, खेती बाड़ी करते थे, लेकिन शौकिया सरोद बजाते थे। अब्दुल अजीज़ खान साहब, मैं उनसे मिला हूँ, मुझे याद है, नाना और नानी दोनों। आपको जो इज्जत शोहरत ये सब मिला, ये आपके अम्मी ने देखा, उनको मिला देखने को? उन्होंने देखा और पिताजी ने भी देखा। और आपकी ज़िंदगी में आपके शादी के बाद सुब्बलक्ष्मी मैडम के कारण क्या आपकी पर्सनालिटी कैसे बदली, उनका क्या सबसे बड़ा योगदान रहा? ये आखिरी सवाल। डिसिप्लिन में कर दिया हमको। हमारा डिसिप्लिन नहीं था, तो वो डिसिप्लिन काम आया है जी कि अभी तक आपकी सेवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और वाकई में ऐसा मन तो कर रहा है कि ये बातें कभी ख़त्म ना हो, आपसे सीखने के लिए इतना कुछ है खान साहब। लेकिन बहुत बहुत आभार, आप ABP न्यूज़ के इस मंच पर आए, हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।